नमस्कार दोस्तों, बेष्टि ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह रोज की तरह प्रस्तुत करता हूं आज के अखबार के माध्यम से मध्य प्रदेश के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले देश दुनिया में कोरोना की स्थिति पर डालेंगे एक नज़र, उसके बाद में मध्य प्रदेश के सभी जिलों की देखेंगे बड़ी खबर। बात करें अभी तक दुनिया भर में कोरोना के 25,03,067 मामले सामने आ चुके हैं। 1,71,747 लोगों की मौत हो गई। 6,59,106 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर कहा जाने वाला अमेरिका सबसे ज़्यादा त्रस्त है। 7,92,938 कोरोना के केस यहाँ पर सामने आए। 42,518 लोगों की मौत हो गई। 72,389 लोग स्वस्थ हुए हैं। दूसरा नंबर आता है स्पेन का, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान है कोरोना से। 2,04,178 मामले यहाँ पर सामने आए। 21,282 लोगों की मौत हो गई। 82,514 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बात करें अपने भारत की, 19,072 केस अभी तक सामने आ चुके हैं कोरोना के। 608 लोगों की मौत हो गई। 3,358 स्वस्थ भी हुए हैं। 21 अप्रैल को 529 नए मामले सामने आए। 16 लोगों की मौत हो गई। 85 लोग स्वस्थ हुए। बात करें अपने मध्य प्रदेश की, यहाँ पर 1494 मामले सामने आए हैं। 78 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक और 139 लोग स्वस्थ हुए हैं। भारत के अन्य प्रमुख राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। 4666 केस, 232 मौत। दिल्ली में 2,081 केस, 47 मौत। गुजरात में 2,066 केस, 77 मौत। राजस्थान में 1,659 केस, 25 मौत। तमिलनाडु में 1,520 केस, 17 की मौत। उत्तर प्रदेश में 1,294 केस, 18 की मौत। तेलंगाना में 872 केस, 23 की मौत। आंध्र प्रदेश में 757 केस है, 22 की मौत हो गई। और कर्नाटक में 418 केस है, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है। अन्य प्रमुख देश जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित है, इटली। 1,81,228 कोरोना के मामले हैं। फ्रांस में 1,55,383 और जर्मनी में 1,47,103 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इटली में 24,114, फ्रांस में 19,718 और जर्मनी में 4,862 लोगों की अभी तक कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। कोरोना के कारण उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी भी शहीद हो गए हैं। तो कोरोना से एक और पुलिस अफसर शहीद हो गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में लगातार यह ड्यूटी दे रहे थे। नाम है यशवंत पाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि कोरोना से लड़ते हुए उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल जी का निधन हो गया। सरकार की ओर से उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सम्मान निधि, बड़ी बेटी फाल्गुनी पाल को एसआई की नौकरी, परिवार को विशेष पेंशन दी जाएगी। दिवंगत यशवंत पाल को मरणोपरांत कर्मवीर पदक भी दिया जाएगा। संक्रमण क्षेत्र में इनकी ड्यूटी थी। नीलगंगा थाना क्षेत्र के ही अंबर कॉलोनी में 27 मार्च को युवक की मौत हो गई थी। उसे कोरोना संक्रमण था। टीआई पाल ने यहाँ ड्यूटी दी थी। इसके अलावा पाल सीए के खिलाफ हुए बेगमबाग धरने में भी लगातार ड्यूटी देते आए थे। इस क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। टीआई पाल गांव सातोड़, तहसील खकनार, बुरहानपुर के रहने वाले थे। नीलगंगा थाने पर वे 6 नवंबर 2019 को पदस्थ हुए थे। इससे पहले उज्जैन जिले में वे अन्य थानों पर सेवाएं दे चुके थे। 31 मार्च को थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में भी टीआई ने आरोपितों को पकड़ा था। संक्रमित की मौत, परिजनों ने शव लेने से कर दिया मना, तहसीलदार ने किया अंतिम संस्कार। भोपाल से खबर है। कोरोना वायरस मानव के शरीर के साथ साथ खून के रिश्तों में भी संक्रमण फैला रहा है। क्या कोई सोच सकता है कि बीमारी से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए और उसके परिजन शव लेने से ही इनकार कर दें? लेकिन यह बात सही है। कोरोना संक्रमण में ऐसे भी हालात बन रहे हैं। मंगलवार को भोपाल में ऐसी ही हृदय विदारक घटना सामने आई है। प्रशासन परिजनों से अंतिम संस्कार कराने को तैयार था, लेकिन मृतक के बेटे ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में शहर के तहसीलदार ने मानवता की मिसाल पेश की और मृतक का अंतिम संस्कार किया। कोरोना संक्रमित होने के कारण शुजालपुर निवासी प्रेम सिंह मेवाड़ा की मौत के बाद उसके बेटे संदीप मेवाड़ा ने ही उसका शव लेने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसका अंतिम संस्कार वह नहीं करेगा, ऐसा प्रशासन को लिखकर भी दिया। यह सब देखते हुए तहसीलदार बैरागढ़ गुलाब सिंह बघेल की आंखें भर आईं। उन्होंने संदीप और अन्य परिजनों को समझाइश दी कि वे किट पहन ले और किट पहनकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दे, लेकिन बेटे ने कागज पर लिखकर दे दिया कि उसे न तो किट पहनना आती है और न ही उतारनी।
उसे कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार के नियमों का भी अता पता नहीं है। वह अपने पिता के शव को प्रशासन के हवाले कर रहा है। अब वही इसका अंतिम संस्कार करे। तहसीलदार बैरागढ़ गुलाब सिंह बघेल ने बताया कि मृतक के बेटे की मां ने कहा था कि हमारा एक ही बेटा है, वो कोरोना संक्रमित न हो, इसलिए उससे अंतिम संस्कार न कराया जाए। इधर इंदौर में पिता के शव को नहीं छू सकी बेटी तो फूट फूट कर रोने लगी। टीआई यशवंत पाल का इंदौर में रामबाग मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। उनका परिवार भी इंदौर ही रहता है। आरआई जय सिंह तोमर के मुताबिक 59 वर्षीय यशवंत पाल की पत्नी मीना धार में तहसीलदार है। 2 बेटी फाल्गुनी और निशा रजत जयंती कॉम्प्लेक्स विजयनगर में ही रहती है। निधन की सूचना मिलने पर उज्जैन संभाग आईजी राकेश गुप्ता, एसएसपी सचिन अतुलकर व इंदौर एसपी सूरज वर्मा भी पहुंचे। जैसे उनका शव मुक्तिधाम पहुंचा, स्वजन अंतिम दर्शन की जिद करने लगे। अफसर और स्वजन ने उनकी तस्वीर पर फूलचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी बेटी तस्वीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। फोटो में आप इनको देख सकते हैं। कोरोना के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। +91 9013151515। WHO के हेल्पलाइन नंबर है +41 7989 931892। इन पर आप फ़ोन लगा करके कोरोना से संबंधित शिकायत या जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने 5 नए मंत्रियों को सादे समारोह में शपथ दिलाई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, मीना सिंह और कमल पटेल को इन्होंने मंत्री पद की शपथ दिलाई। आप देख सकते हैं, दाएं से नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, उनके बगल में है गोविंद सिंह राजपूत, फिर कमल पटेल और अंत में है मीना सिंह। इन सभी को शपथ दिलवाई गई। कोरोना से निपटने के लिए 2-2 संभाग का प्रभार दिया गया है इन सभी मंत्रियों को। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन, तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर, कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम, गोविंद सिंह राजपूत को चंबल व ग्वालियर और मीना सिंह को रीवा और शहडोल संभाग का प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 5 मंत्रियों को 2-2 संभागों का प्रभार दिया गया है। सभी मंत्री संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य अमले से समन्वय करके कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे। नगरीय निकायों में भी प्रशासकीय समिति बनेगी। महापौर और अध्यक्ष होंगे मुखिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया। दीनदयाल समितियों का भी गठन होगा। जनता तक पहुंचाई जा रही सेवाओं की ये सभी निगरानी करेंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद करेंगे मंत्रिमंडल का और विस्तार। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए छोटा मंत्रिमंडल बनाया है, पर यह संतुलित है। समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास इसमें किया गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मंत्रियों को विभाग भी जल्द ही सौंपे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता और शासन के बीच बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। अभी पंचायत और निकाय चुनाव होने की स्थिति में नहीं है। इसको देखते हुए जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय समितियां पहले से ही गठित की जा चुकी हैं। वहीं नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में भी प्रशासकीय समितियां बनाकर तत्कालीन महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के अनुभव का लाभ लिया जाएगा। समिति के मुखिया महापौर और अध्यक्ष रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से कहा कि 24 मार्च के बाद अब तक जो भी निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में मंत्रियों को अवगत कराए। मुख्य सचिव ने सरकार द्वारा लिए गए सभी प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी। वहीं कोरोना की स्थिति, उपलब्ध संसाधन और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर मंत्रियों के सामने प्रस्तुतिकरण भी किया गया। मंत्रियों ने सरकार द्वारा कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों को श्रेष्ठ बताते हुए अपनी पूरी क्षमता से काम में जुटने की बात कही। बैठक में बताया गया कि दीनदयाल समितियों का गठन किया जाएगा। जरूरतमंद व्यक्ति तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। समितियां जरूरी सेवाएं जनता तक पहुंचाने की निगरानी का काम करेगी। उधर देश में कोरोना का दंश राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन परिसर के हाउसकीपिंग विभाग में कार्यरत एक सफाई कर्मी के रिश्तेदार के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद एहतियाती तौर पर परिसर के 115 परिवारों को सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी में रायसीना हिल्स से साउथ एवेन्यू तक 330 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैले राष्ट्रपति भवन में करीब 1000 परिवार रहते हैं।
कोविड-19 का मामला राष्ट्रपति भवन परिसर तक से जुड़े होने की बात सामने आने के बाद राष्ट्रपति भवन ने तत्काल ही एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति सचिवालय का कोई भी कर्मी कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सचिवालय स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सरकारी गाइडलाइन की ज़रूरतों के मुताबिक सभी एहतियाती कदम उठा रहा है। बयान में बताया गया है कि सेंट्रल दिल्ली निवासी कोविड-19 पॉजिटिव मरीज न तो राष्ट्रपति सचिवालय का कर्मी था और न ही राष्ट्रपति भवन परिसर का निवासी, फिर भी आइसोलेशन में रखा गया है ताकि सावधानी के तौर पर। सिंधिया समर्थक सिलावट और राजपूत मंत्री बने हैं। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ये दोनों ही सिंधिया समर्थक मंत्री कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह भी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इन सभी के बारे में आप जानकारी चाहे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, क्या क्या अभी तक इन्होंने किया है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वह आप देख सकते हैं। 9 मिनट का वीडियो है। गरीबी रेखा के नीचे लेकिन इंसानियत में आगे, घरों में झाड़ू पोछा लगाने वाली महिलाओं ने पीएम केयर फंड में दिए 41,000 रुपये। पीएम केयर फंड के लिए 41,000 रुपये की धनराशि का चेक डिप्टी कलेक्टर को सौंपती महिलाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। विदिशा की ये महिलाएं हैं। रकम भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये काम करती है उसके बावजूद इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। किसी ने 20 रुपये तो किसी ने 100 रुपये तक की मदद की। इस तरह करीब 200 महिलाओं ने 41,000 रुपये की राशि जमा की। शुक्रवार को 41,000 रुपये की राशि का चेक पीएम केयर फंड के नाम डिप्टी कलेक्टर प्रवीण प्रजापति को इन्होंने सौंपा। ईओडब्ल्यू डीजी के ड्राइवर और उसके बेटे 2 डॉक्टर सहित 28 नए कोरोना पॉजिटिव भोपाल में मिले हैं। कुल संख्या पहुंच चुकी है 274। राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स विंग के डायरेक्टर जनरल राजीव टंडन के ड्राइवर और उसके बेटे को कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसी तरह गांधी मेडिकल कॉलेज के एक पीजी डॉक्टर व यूजी फाइनल ईयर की छात्रा भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। दिलीप बिल्डकॉन कंपनी में काम करने वाले 6 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 5 पुलिसकर्मी और एक जमाती भी कोरोना संक्रमित निकला है। इस तरह शहर में 28 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी को चिराई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर बैतूल जिले के शाहपुर में बनाए गए एकलव्य बालक छात्रावास के क्वारंटाइन सेंटर से 2 दिनों के अंदर 16 लोग भाग गए। इस सेंटर में लॉकडाउन शुरू होने के बाद अन्य प्रदेशों से आए 132 लोगों को रखा गया है। भागने वालों में गुना और ग्वालियर के लोग हैं। गुना खुशकिस्मती से अभी बचा हुआ था, पता नहीं ये लोग यदि गुना पहुंच गए तो फिर क्या होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेरा। रायसेन स्वास्थ्य विभाग की टीम को मंगलवार दोपहर ग्राम अल्ली के 200 ग्रामीणों ने गांव में नहीं घुसने दिया और घेर लिया। स्थिति बिगड़ती देख टीम को लौटना पड़ा। टीम में तहसीलदार अजय पटेल, बीएमओ डॉक्टर SK माथुर और कोतवाली TI जगदीश सिंह समेत अन्य कर्मी शामिल थे। कोरोना लॉकडाउन में अपने घरों से बाहर अन्य प्रदेशों व मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में फंसे प्रदेश के लोगों की मदद करने के लिए विधानसभा में कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद प्रोटेम स्पीकर जगदीश देवड़ा और प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने चर्चा में आश्वस्त किया है कि लोकसभा जैसा ही कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में भी बनाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष को मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई। किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में बदला खरीदी का स्वरूप। खरीदी केंद्रों के बाहर ज़्यादा गेहूं बिका। पिछले साल के मुकाबले मंडियों के बाहर 80% तक खरीदी हुई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाए कदमों से गेहूं खरीदी का स्वरूप बदल गया है। पहली बार बड़ी तादाद में लाइसेंसधारी कारोबारी मंडी में खरीदी करने की जगह किसानों से सीधे अनाज लेना पसंद कर रहे हैं। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई। इसमें 80% हिस्सा मंडियों के बाहर खरीदा गया। इसमें भी ज़्यादातर सौदे प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये से ज़्यादा पर हुए हैं। अनाज का उठाव किसान और मंडी शुल्क का भुगतान होने के बाद करने की व्यवस्था बनाई गई है। शिवराज सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए 15 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू कर दी है। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनज़र खरीदी केंद्रों में भीड़ जमा न हो, इसके लिए मंडी प्रांगण के बाहर लाइसेंसी कारोबारियों को खरीदी करने का अधिकार भी दिया गया है। इसके साथ ही निजी स्तर पर खरीदी केंद्र शुरू करने की व्यवस्था भी बनाई गई है।
मंडी बोर्ड के अपर संचालक केदार सिंह ने बताया कि करीब 500 आवेदन निजी केंद्र स्थापित करने के लिए आए हैं। प्रदेश में लगभग 40,000 पंजीकृत अनाज खरीदी के कारोबारी हैं। इनमें 1,150 फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी चलाते हैं। खरीदी के लिए सरकार ने जो छूट दी है उसकी वजह से मंडियों से ज़्यादा खरीदी बाहर हो रही है। व्यापारी सीधे किसान से संपर्क करके अनाज खरीदी का काम कर रहे हैं। वे मंडियों में नमूना लाकर सौदा मंजूर करा लेते हैं। पिछले साल 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 1,10,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी मंडियों में हुई थी। इस बार 2.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। इसमें 80% खरीदी मंडी प्रांगण के बाहर हुई है। कारोबारी द्वारा निजी खरीदी केंद्र खोलने के लिए फीस भी 10,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये मात्र कर दी गई है ताकि लोग प्रोत्साहित हों। प्रमुख सचिव कृषि अजित केसरी का कहना है कि सरकार का मकसद साफ है कि किसान की उपज बिक जाए और उसे उचित दाम मिल जाए। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मंडी हो या उपार्जन केंद्र, किसानों की भीड़ जमा होने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। किसान भी इस समय गांव से बाहर नहीं निकलना चाहता है, इसलिए सौदा पत्रक के माध्यम से होने वाली खरीदी बड़ी है। हालांकि मंडियों में कोरोना से बचाव के सभी उपाय किए गए हैं। सैनिटाइजेशन के साथ मास्क, दस्ताने सहित अन्य सभी जरूरत के इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सैनिटाइजर, साबुन रखे गए हैं। यही व्यवस्था नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ ने भी अपने खरीदी केंद्रों में की है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति शिवशेखर शुक्ला खुद खरीदी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। धीरे धीरे खरीद केंद्रों में किसानों को बुलाने के लिए SMS की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। मंडी बोर्ड के आयुक्त संदीप यादव ने बताया कि नई व्यवस्था से मंडियों के बाहर खरीदी का चलन बढ़ा है। ग्वालियर और रीवा संभाग को छोड़कर बाकी जगह यह तस्वीर नज़र आ रही है। किसानों को इसमें सुविधा भी है कि उन्हें फसल लेकर कहीं नहीं जाना होगा। व्यापारी आएगा और उपज की गुणवत्ता देखकर सौदा पक्का करेगा। इससे मंडियों में जमा होने वाली किसानों की भीड़ भी कम होगी, जो कि कोरोना संकट के मद्देनज़र शारीरिक दूरी बनाकर रखने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। स्वच्छ सरकार और सख्त प्रशासन का कड़क संदेश। धनंजय प्रताप सिंह का यह विश्लेषण है जो कि काफ़ी मायने रखता है। आइए देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट में किसी भरोसेमंद साथी को नहीं ला पाए। जी हाँ दोस्तों, जो 5 मंत्री अभी शामिल किए गए हैं कैबिनेट में, इनमें एक भी शिवराज सिंह चौहान की पसंद का नहीं है। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा ने कड़क संदेश दिया है कि अब प्रदेश में उसे स्वच्छ सरकार और सख्त प्रशासन चाहिए। 23 मार्च 2020 को जब मुख्यमंत्री के रूप में चौहान ने चौथी बार शपथ ली थी तो चारों ओर एक ही सवाल कौन रहा था कि आखिर चौथी पारी में भी शिवराज की सरकार वैसी ही चलेगी जैसे पहले चली थी। इन सारे सवालों का जवाब दिया है भाजपा हाईकमान ने। सिंधिया के 2 समर्थक मंत्री बने। शिवराज कैबिनेट में शामिल 2 अन्य मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार बनाने में सिंधिया मुख्य किरदार रहे हैं, आप सभी जानते ही हैं। सिंधिया खेमे में शामिल किए गए तुलसी सिलावट अनुसूचित जाति वर्ग से मालवा अंचल से आते हैं। वही गोविंद सिंह राजपूत शिवराज सरकार का सवर्ण चेहरा है। राजपूत बुंदेलखंड से हैं। वे सिंधिया के सारथी रूप में पहचाने जाते हैं। वही भाजपा हाईकमान ने इसके जरिए कई तरह के संदेश देने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए इशारा है कि उन्हें नई सरकार में अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा। सिर्फ नौकरशाही के भरोसे चलने की आदत छोड़नी होगी। विश्वास पात्र या भरोसेमंद की बजाय सभी को एक समान नज़र से देखना होगा। केंद्रीय स्तर पर फैसले लेने की बजाय आम सहमति से सरकार चलानी होगी। मंत्रियों को उनके विभाग में काम करने की पूरी छूट देना होगी। मंत्रियों पर निगरानी तो रखे, पर अफसरों को उनसे ज़्यादा तवज्जो देने से बचना होगा। ये सारे संदेश मंत्रियों के चयन में झलक भी रहे हैं। 5 मंत्रियों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि इसमें शिवराज की पसंद का एक भी व्यक्ति नहीं है। हाईकमान का संदेश साफ है कि सरकार की तरह चलेगी। पसंद या नापसंद को अब कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। जाहिर है कैबिनेट गठन की बारीकी से पड़ताल की जाए तो OBC वर्ग में से शिवराज चाहते थे कि उनके कट्टर समर्थक गौरीशंकर बिसेन को कैबिनेट में लिया जाए। बुंदेलखंड से वे भूपेंद्र सिंह को लेना चाहते थे, पर हाईकमान ने जिस गंभीरता से नाम चुने उसने मध्य प्रदेश भाजपा की गुटबंदी पर भी विराम लगा दिया है। नौकरशाही की डगर भी अब आसान नहीं रहेगी। ब्यूरोक्रेसी को भी साफ तौर पर समझना चाहिए कि अब उनकी डगर भी आसान नहीं है। जिस तरह से प्रदेश में बेलगाम नौकरशाही हावी रही है, उनको भी हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें बेहतर गवर्नेंस देना होगा, तभी वे टिक पाएंगे।
न खास गुट को महत्व दिया गया और न ही किसी की पसंद और नापसंद को। लंबे समय बाद कैबिनेट के गठन में न तो किसी गुट विशेष के नेता को महत्व दिया गया और न ही किसी की पसंद या नापसंद को तरजीह दी गई। 5 मंत्रियों में नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। कमलनाथ सरकार को बेदखल करने में भी उनका विशेष योगदान रहा है। तो नंबर 1 पर कैबिनेट में आने का दावा उनका बनता था और नंबर 1 पर ही उन्हें शपथ भी दिलाई गई। भाजपा ने जो दूसरा नाम चुना वह कमल पटेल का है। पटेल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा की सरकार में ही मंत्री रहते हुए उन्होंने राजस्व और चिकित्सा शिक्षा जैसे विभागों में अभूतपूर्व काम किया था। कमल पटेल लंबे समय से भाजपा में उपेक्षित है। पटेल जाट है और पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 3 पर है मीना सिंह। वे आदिवासी वर्ग से हैं। मीना भी लंबे समय से उपेक्षा झेल रही थी। पूर्व राज्य मंत्री रही मीना सिंह को कैबिनेट में लेकर 2 निशाने साधे गए। एक तो महिला को स्थान दिया गया, दूसरा एक नया आदिवासी चेहरा पेश किया गया है जिसके लंबे समय से कवायद चल रही थी। मीना सिंह को विंध्य क्षेत्र का प्रतिनिधि माना जा सकता है। अब बात करें कैबिनेट का अगला विस्तार कब तक हो सकता है, तो शिवराज कैबिनेट की पहली किस्त को देखने से माना जा रहा है कि भाजपा अब सेकंड लाइन को आगे बढ़ा सकती है। ऐसे में कई पूर्व मंत्रियों का सियासी भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। माना जा रहा है कि कैबिनेट के अगले विस्तार में रमेश मेंदोला, मोहन यादव, कुंवर सिंह टेकाम, प्रदीप लारिया और अरविंद भदौरिया जैसे नेताओं को कैबिनेट में स्थान मिल सकता है। वहीं कई दिग्गज नेताओं का सियासी भविष्य खतरे में भी पड़ सकता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष होने के नाते गोपाल भार्गव को एडजस्ट करने का संकट है, तो सीतासरन शर्मा, गौरीशंकर बिसेन, पारस जैन जैसे दिग्गज नेताओं के सियासी भविष्य पर भी पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। विंध्य क्षेत्र में ब्राह्मण ठाकुर समीकरण को संतुलित करने के लिए पार्टी नागेंद्र सिंह को विधानसभा अध्यक्ष भी बना सकती है। अनियमितता के आरोप में रीवा नगर निगम के पूर्व आयुक्त रहे यादव निलंबित। पिछली शिवराज सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ विधायक राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ मोर्चा खोलना IAS अफसर सभाजीत यादव को भारी पड़ रहा है। रीवा नगर निगम आयुक्त पद से हटाने के बाद अब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। शिवराज सरकार ने सेवानिवृत्ति से 10 दिन पहले यह कार्रवाई की है। CM बनने के बाद जिन 2 IAS अफसरों को हटाया गया था उनमें से यादव भी एक थे। कमलनाथ सरकार में रीवा नगर निगम आयुक्त रहते हुए सभाजीत यादव ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्हें गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने के मामले में 5 करोड़ 94 लाख रुपए की वसूली का नोटिस भेजा था। भाजपा नेताओं ने जब इसे लेकर मीडिया में बयानबाजी की थी तो यादव ने शुक्ला को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भी भेजा था। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र भी आया था, जिसे लेकर उन्होंने बाद में सफाई भी दी थी। कमलनाथ सरकार की विदाई होने और फिर शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले 2 IAS अफसरों को पद से हटाया गया था। उनमें पहली राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता और दूसरे सभाजीत यादव थे। 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करते हुए निलंबित कर दिया। इसके लिए आयुक्त नगर निगम रीवा रहते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता को आधार बनाया गया है। यादव 30 अप्रैल को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच का सामना करना होगा। SDM मजिस्ट्रेट विजयपुर SDM गौड़ और देवास में पदस्थ न्यायाधीश हर्षिता गौड़ ने अपनी शादी टाल दी है। हर्षिता गौड़ देवास में न्यायाधीश है, जबकि श्योपुर के SDM है त्रिलोचन सिंह गौड़। इंदौर में 6 दिन बाद अब फिर होंगी स्क्रीनिंग। अब तक 1236 टीमें कर रही थी काम। आज से स्क्रीनिंग के लिए उतरेंगी 1800 टीमें। इंदौर शहर के कंटेनमेंट एरिया के अलावा बचे हिस्सों के रहवासियों की स्क्रीनिंग का काम तेजी से हो रहा है। मंगलवार तक इस काम में 1236 टीम जुटी हुई थी और बुधवार से लगभग 1800 टीम स्क्रीनिंग करेगी। जहां जहां टीमें अभी जा रही है वहां 6 दिन बाद दोबारा जाएगी और प्रत्येक घर के परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की जानकारी लेगी। सेक्टर नहीं पहचान पा रहे थे कर्मी, इसलिए बदली गई रणनीति। आयुक्त जो है आशीष सिंह, इन्होंने बताया कि पहले GIS मैपिंग के जरिए स्क्रीनिंग करने वालों को सेक्टर दिए गए थे, लेकिन कर्मचारियों को क्षेत्र पहचानने में परेशानी आ रही थी। इस पर तय किया गया कि जिन 467 रूट पर नगर निगम कचरा गाड़ियां बेचकर पूरे शहर का कचरा लेता है, उन्हीं रूट को सेक्टर में बांटकर टीम वहां भेजी जाए। इससे स्क्रीनिंग करने वालों की परेशानी खत्म होगी। अब इसी तरह यह काम हो रहा है।
वहीं स्क्रीनिंग के दौरान कर्मचारी और डॉक्टर जो भी जानकारी लेंगे या इलाज करेंगे वह अब ऐप में दर्ज किया जाएगा। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि इससे हर सेक्टर का डाटा बैंक तैयार होगा। इसमें किस सेक्टर में कितने मरीज निकले, कितने डॉक्टर को रिफ़र हुए, कितने डॉक्टरों ने अटेंड किए और कितने मरीजों की सैंपलिंग की गई, ये तमाम जानकारी रिकॉर्ड पर आ जाएगी। लॉकडाउन बढ़ गया, टैक्स पर अधिभार छूट की मियाद नहीं बढ़ी है। कोरोना को मात दे रहे रेल कर्मी, 20,000 मास्क इन्होंने बनाए हैं। भोपाल रेल मंडल के भोपाल, इटारसी, बीना में जो रेलवे कर्मचारी हैं वह मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। 3 मई को भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ तो ऑनलाइन होगी परीक्षाएं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने तय किया है कि यदि 3 मई को भी लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है तो फिर सभी छात्रों की परीक्षाएं जो है वह ऑनलाइन की जाएगी। वहीं इस विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं भी लग रही है। प्रत्येक लेक्चर की अवधि 40 मिनट रहेगी। 2 थ्योरी लेक्चर के बीच 15 मिनट का अंतराल रखा जाएगा। छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित रहना भी अनिवार्य होगा। छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 मई के पहले सभी परीक्षा फॉर्म समेत अन्य प्रक्रिया पूरी करनी होगी। परीक्षाएं हर हाल में 20 मई से 20 जून के बीच आयोजित हो जाएगी। इसके नतीजे हर हाल में 10 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। आरजीबी के कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से छात्रों की पढ़ाई से लेकर परीक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए रणनीति बनाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के इस महासंकट के दौरान भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री केंद्र सरकार का साथ देती नहीं दिख रही है। बंगाल में कोरोना के प्रभाव का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम को रोकने की कोशिश करना ममता बनर्जी की क्षुद्र राजनीति का ही परिणाम कहा जा सकता है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का यह आलेख है। ये कहते हैं कि दीर्घकालिक सबक सिखा रहा है कोरोना संकट। निश्चित तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि कोरोना का अभी तो भाई ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉकडाउन खोलने में जल्दबाजी नहीं करने की हिदायत दी है। उसका कहना है कि कोरोना का सबसे घातक रूप आना अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, WHO के प्रमुख ने कहा कि अमेरिका से कुछ भी छिपाना संभव नहीं है। अमेरिका लगातार आरोप लगाता रहा है कि चीन और WHO ने उससे जानकारियाँ छिपाई है। उन्होंने कहा कि नोवल कोरोना वायरस एक बहुत घातक कॉम्बिनेशन है, जैसे 1918 का फ्लू था। करोड़ों लोगों की जान चली गई थी, 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। जी हाँ, ये आंकड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1918 में आया था फ्लू, यानी कि आज से 102 साल पहले 10 करोड़ लोगों की मौत उसमें हो गई थी। WHO कह रहा है कि हमारा यकीन कीजिए, सबसे बुरा दौर आने वाला है। इस वैश्विक संस्था का कहना है कि अगर आर्थिक कारणों से लॉकडाउन में कहीं भी ढील दी गई तो यह वैश्विक महामारी अपनी पूरी ताकत से फिर से सिर उठा सकती है। जिनेवा में WHO के महानिदेशक टेड्रो अदनोम घेब्रेयेसस ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि इस वैश्विक महामारी की त्रासदी से बचाव की कोशिश करें। यह ऐसा घातक वायरस है जिसे बहुत से लोग अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं। कई देशों से पक्षपात और लापरवाही के आरोपों का सामना कर रहे WHO के प्रमुख टेड्रो ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कुछ भी छिपा नहीं रहा है, चूँकि इस मामले में कुछ भी छिपाना या गुप्त रखना बेहद घातक साबित हो सकता है। यह बेहद घातक वायरस संबंधी स्वास्थ्य का मुद्दा है। हमारे बीच के मतभेदों का लाभ यह वायरस उठा लेगा, इसलिए आपसी मतभेद भुलाकर केवल इस वायरस से लड़ने में पूरी ताकत लगा दी जाए। महामारी से व्यावसायिक फायदा उठाने की ताक में है चीन। ट्रंप के सलाहकार ने आरोप लगाया कि पहले वैक्सीन बनाने के लिए जारी नहीं कर रहा कोरोना डाटा। मास्क PPE का 18 गुना ज़्यादा भंडार कर रखा है चीन ने, ऊंचे दामों पर कर रहा है बिक्री। चीनी जमाखोरी के चलते ही भारत, यूरोप व ब्राज़ील में पर्याप्त भंडार नहीं हो पा रहे हैं। चीन ने दी 3 प्रायोगिक वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना महामारी की शुरुआत से चीन अब तक 3 प्रायोगिक वैक्सीन के इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे चुका है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च ने पिछले माह बताया था कि संभावित 5 या 6 प्रायोगिक वैक्सीन का समर्थन करने की योजना है।
निजी सुरक्षात्मक उपकरणों का भी चीन ने टोटा पैदा किया है। ट्रंप के सलाहकार नोवेरो ने दावा किया कि चीन ने वायरस को छुपाने के साथ ही पूरी दुनिया में निजी सुरक्षात्मक उपकरणों का टोटा पैदा कर दिया था। मेरे पास चीन सरकार की कस्टम ड्यूटी यूनियन से मिले साक्ष्य हैं। इससे जाहिर होता है कि जनवरी और फरवरी में उन्होंने 18 गुना ज़्यादा सुरक्षात्मक उपकरण खरीदे थे। मंगलवार को सियोल के रेलवे स्टेशन पर लगे टीवी में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बीमार होने की खबरें आई, जिनको लोग देख रहे थे। सर्जरी के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम की हालत गंभीर बनी हुई है। अमेरिकी खुफिया अधिकारी के हवाले से CNN ने यह दावा किया है, लेकिन दक्षिण कोरिया और चीन ने ऐसी किसी सूचना से इनकार किया है कि यह गंभीर रूप से बीमार है। आपको पता ही होगा, दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह है किम जोंग उन, जो कि लगातार अमेरिका जैसे देश को युद्ध की, परमाणु परीक्षण की, परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है। यहाँ पर इसने आदेश यह भी दिया था कि यदि कोरोना का मामला इस देश में सामने आता है तो तुरंत जिस भी मरीज में यह सामने आता है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाए। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जिलों से बड़ी खबरें। शिक्षक घर पर ही जांचेंगे बोर्ड परीक्षाओं की कापियाँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी की उत्तर पुस्तिकाएं 22 अप्रैल से शिक्षक अपने घर पर ही जांचेंगे, जिन्हें 3 मई तक लॉकडाउन चलने के दौरान जांचकर अशोकनगर जिला मुख्यालय पर बनाए गए कंट्रोल रूम पर जमा कराना होगा। इस संबंध में BK बामरिया ने बताया कि हाई स्कूल की 83,000 व हायर सेकेंडरी की 58,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाए। राजगढ़ जिले के सुल्तानिया गांव में बाहरी लोगों का आवागमन रोकने के लिए इस तरह से रास्ता खोदा गया। कुशवाहा समाज ने नरसिंहगढ़ में SDM को सौंपा ज्ञापन। पड़ाना केंद्र पर 70 किसानों से 2200 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। मलावर से खबर है, नाबालिग को भगाकर ले जाने वाला युवक गिरफ्तार। ब्यावरा से खबर है, शहर के कई वार्डों में कराया गया सैनिटाइजर का छिड़काव। ब्यावरा क्षेत्र के ग्राम सिंगापुरा में एक विवाहिता के साथ छेड़खानी की गई, मामला दर्ज कर लिया गया है। ब्यावरा शहर में लागू लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक राजा उर्फ राजेश पिता बापूलाल तंवर उम्र 19 वर्ष निवासी संकट मोचन कॉलोनी को पुलिस ने लॉकडाउन में बिना किसी कारण घूमने पर रोका तो बहस करने लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर लिया है। ब्यावरा में आज से किराना दुकानें सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेगी। मुस्लिम समाज ने नगर पालिका के कर्मचारियों का ब्यावरा में सम्मान किया। ब्यावरा में पुलिस ने वीडियो बनाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। अब किसानों को 3 दिन पहले मिलेंगे समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए SMS। परिवहन एजेंसी को भी SMS से दी जाएगी सूचना। परिवहन एजेंसी को भी SMS भेजा जाएगा। राजगढ़ से एक और खबर है, अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए शासन ने 1 वर्ष की छूट दी है। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के चलते अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए 1 वर्ष की छूट दी गई है। यह अवधि पूर्व में 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। लॉकडाउन अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने पर संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयों और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक के लिए अशासकीय स्कूलों की मान्यता को यथावत मान्य किया गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध ऐसे समस्त अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल जिनकी मान्यता 31 मार्च को समाप्त हो गई है, उन्हें मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मान्यता नियम 2017 यथा संशोधित दिनांक 3 मार्च 2020 के नियम 6 के अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिए इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया से छूट दे दी गई है। ऐसे विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2021 तक के लिए यथावत मान्य होगी। ऐसे सभी विद्यालयों को मान्यता नियमों में वर्णित मापदंडों एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इन सभी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मान्यता नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क आगामी सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भविष्य में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किए जाते समय यह शुल्क जमा करना होगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए नवीन मान्यता के लिए MP ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 मई 2020 कर दी गई है। शासन ने दिया गेहूं चावल, जन शिक्षक ने खुद के खर्च पर दिया दाल तेल और मसाला। संकट मोचन कॉलोनी में विद्यार्थी के अभिभावक को राशन देते जन शिक्षक। तोमर को आप देख सकते हैं, चंदर सिंह तोमर
गांव खेरासी हमारे ही गांव के ये रहने वाले हैं। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर 7 पर दर्ज की गई एफआईआर। छापेड़ा पुलिस को सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 14 छापेड़ा में कुछ लोग रोड पर इकट्ठा होकर जाम कर रहे हैं, तो इन पर बाद में एफआईआर दर्ज की गई। हेल्थ ऑफिसर ने मरीजों की सेवा के लिए स्थगित कर दी अपनी शादी। स्वास्थ्य केंद्र पर महिला का परीक्षण करती अंजलि डेलमिया को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रक ट्रैक्टर भिड़े, 5 लोग घायल। मंगलवार को शाम 4:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुंबई हाईवे करनवास ग्रेड के पास तरबूज से भरे ट्रक और ट्रैक्टर के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घटना में ट्रक चालक अयूब खान व क्लीनर धर्मेंद्र, सभी निवासी उत्तर प्रदेश यूपी, घायल हो गए। खरीदी केंद्रों से गेहूं ले जा रहे ट्रकों में हो रही ओवरलोडिंग, जिम्मेदार बेखबर। एसडीएम से की गई शिकायत, मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा ब्यावरा एसडीएम ने दिया है। आज से तय समय में खुलेगी जरूरी दुकानें। प्रशासन व व्यापारियों की बैठक में नायब तहसीलदार माचलपुर ने दिए निर्देश। शारीरिक दूरी का लेकिन करना होगा पालन। 7 से 11 बजे तक किराना, सब्जी, दूध, मेडिकल व कृषि यंत्र से संबंधित दुकानें खुली रहेगी। वहीं दूध डेयरी शाम को 3 घंटे भी खुलेगी। ग्रामीणों से हाथ जोड़कर कहा, कृपया गांव के बाहर मत जाना। राजगढ़ से यह खबर है। 450 रोजगार सहायकों ने सहायता कोष में दिए 2,70,000 रुपये। राजगढ़ के सहायकों ने ये दिए हैं। राजगढ़ जिले से एक और खबर है। नाराज डॉक्टरों को समझाने के लिए 2 घंटे तक चली बैठक, मामला सुलझा। सांसद ने सीएमएचओ तो एसपी और पूर्व विधायकों ने अन्य डॉक्टरों से बात की। विधायक बोले, काम के दौरान छोटी मोटी बातों को करें नज़रअंदाज। पूरे मामले में एसपी ने अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई खासी सक्रियता। संकट मोचक की भूमिका निभाई यहाँ पर एसपी ने। उल्लेखनीय कि रविवार को दूसरी रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव आई महिला एमएस के 3 दिन के नवजात को जब अस्पताल में करीब 15 मिनट तक भर्ती नहीं करने एवं पति के गेट पर रोने को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व एसपी प्रदीप शर्मा अस्पताल पहुंचे थे, जहां बैठक में कलेक्टर सिंह ने महिला को भर्ती नहीं करने सहित अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टरों से जवाब तलब किया था। इससे नाराज होकर डॉक्टरों ने काम बंद करने का ऐलान कर दिया था। सांसद व विधायक ने सीएमएचओ सहित सभी डॉक्टरों से चर्चा की और कहा कि यह समय संकट का दौर है, इसलिए ऐसे समय पर काम पर लौटना चाहिए ताकि जनता को दिक्कत ना हो। इसके बाद एसपी व पूर्व विधायकों ने ग्राउंड फ्लोर पर उपस्थित डॉक्टरों के अन्य दल से चर्चा की, उन्हें इस कार्य में जुटने के लिए तैयार किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर काम पर लौटने के लिए तैयार हो गए थे। पड़ाना केंद्र पर 70 किसानों से 2200 क्विंटल गेहूं खरीदी की गई। मलावर में नाबालिग को भगाकर ले जाने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया। सूर्य डबल से रिपीट हो गई है खबर है गुना जिले से। अच्छी खबर, जिले भर में अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। अब तक कोरोना से सुरक्षित है। 321 सैंपलों की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। अब तक कलेक्टर, एसपी और डॉक्टर नहीं गए एक दिन की छुट्टी पर भी। बाइक पर 3 सवारी निकल रहे लोग। एसपी ने कहा कि एफआईआर कराऊंगा। तरुण नायक है यहाँ के एसपी। 50 लाख मुआवजा व परिवार के सदस्य को मिले सरकारी नौकरी, यह मांग की गई है। जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र के निवासी कृषक बंशी कुशवाहा से 16 अप्रैल की रात उस समय मारपीट की गई जब वह गाय को चारा खिलाकर वापस लौट रहा था। मारपीट 8-10 पुलिसकर्मियों ने की, जिसके बाद कृषक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। भारतीय कछुआ कुशवाहा क्षत्रिय महासभा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे पत्र में कहा कि बंशीलाल के साथ मारपीट करने वाले 6 पुलिस वालों को निलंबित करने या अधिकारियों के स्थानांतरण से काम नहीं चलेगा। मारपीट करने वाले पुलिस वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही मृतक बंशीलाल कुशवाहा के परिजनों को प्रदेश सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा बीमा की तरह तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। मांग करने वालों में कुशवाहा समाज के सदस्य शामिल हैं। अब गुना जिले में संपर्क में आए बिना मरीज का इलाज कर सकेंगे डॉक्टर। पारदर्शी जांच कक्ष का कलेक्टर ने निरीक्षण किया, अवलोकन किया।
गुना से एक और खबर है। मायके से पत्नी नहीं लौटी तो युवक ने कर ली खुदकुशी। पति ने साफी से गले में लगाया फंदा। परिजन बोले पत्नी को लेने गया था लटेरी। गुना जिले के हैं तो पूरी खबर को आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अंचल में घर घर बांट रहे बच्चों का पुष्टाहार। बीनागंज में गुना में किराने की दुकान खोलने से मना करने पर मारपीट की नौबत सामने आ गई। 20 टैंकरों से करेंगे सैनिटाइज। फायर ब्रिगेड से धुलेगी सड़कें। गुना जिले की पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा पिछले 28 दिनों में ज़रूरतमंदों को मेनू बदलकर करा रहे भोजन। सेवा भाव इनका इस कदर है कि सुबह 10 से 11 बजे तक घर से ही 700 भोजन के पैकेट बांटे जाते हैं। प्रशासन ने भी अपने स्तर पर राशन और भोजन देने की व्यवस्था यहाँ पर की है। कुंभराज में कर्मवीर सेन का अभिनंदन किया गया। त्रिपाठी यूथ ब्रिगेड के छात्रों ने शासकीय चिकित्सालय में प्रभारी डॉक्टर है हिमांशु मित्तल, डॉक्टर महेश जाटव, इनके सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम की उपस्थिति में नगर के कर्मवीर राजेंद्र सेन का अभिनंदन किया गया। अशोकनगर जिले से कुछ खबरें देख लेते हैं। रातीखेड़ा में धूप से बचने के लिए इंतजाम नहीं थे। पेड़ के नीचे किसानों से अनाज खरीदा जा रहा है। अब व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने 5 पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया है। व्यापारियों को अनाज खरीदने के लिए किसानों के पास अब जाना पड़ेगा। जिला पंचायत सीईओ ने शिकायतों के संबंध में जानकारी मांगी। अशोकनगर जनपद पंचायत सीईओ को पत्र लिखा गया। मास्क व राशन सामग्री वितरित की गई। पूर्व मंडल अध्यक्ष और भाजपा नेता रामराजा यादव के द्वारा किराना सामान से भरा वाहन राजपुर में पलट गया। यह अच्छा हुआ कि वाहन पलटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। चंदेरी विधायक ने जताई आशंका मेरी हो सकती है हत्या। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान ने डीजीपी व आईजी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। चंदेरी के कांग्रेस विधायक पत्रकारों को देवी सिंह बुंदेला के विरुद्ध दर्ज मामलों की सूची दिखाते हुए हैं। एसपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग इन्होंने की है। अशोकनगर कलेक्टर ने कहा कि सभी की मेहनत का फल हमारा जिला ग्रीन जोन में है। बीना में सीमा की चौकसी करने वालों का सम्मानित किया गया। पिपलखेड़ा में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, उसके बाद में केस दर्ज किया गया है। देहात थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण। किसान शारीरिक दूरी बनाकर उपज बेचे, यह मांग कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी वीके जैन ने किसानों से की है और उनको सलाह दी है। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे हैं कोचिंग के लिए गए विद्यार्थी। प्रशासन ने तैयारी पूरी की। कोटा में फंसे हुए 47 विद्यार्थियों को बसों से लाया जाएगा। प्रशासन ने बसों के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षणों की व्यवस्था की है। विद्यार्थियों को क्वारंटाइन करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है। अशोकनगर जिले से यह खबर है। शाडोरा में मास्क नहीं पहनने, लॉकडाउन के बावजूद दुकान खोलने पर चालानी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। ग्राम पंचायत मसीदपुर के कार्यों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। बीना में सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। पड़ाना में शपथ दिलाई गई कि गली में कोई नहीं आएगा, न किसी को बाहर निकलने देंगे। पड़ाना चौकी प्रभारी एसआई गोविंद सिंह मीणा की यह अनूठी पहल रंग लाई। कस्बे के मोहल्लों में जाकर लोगों को दिला रहे हैं शपथ। पुलिस को सूचना देकर अपना कर्तव्य निभाएं, यह बात भी इन्होंने कही है। कोरोना को हराना है। सारंगपुर में नहीं है कोरोना का एक भी मरीज। स्वास्थ्य परीक्षण लगातार जारी है। 5000 से ज़्यादा लोगों की अभी हाल ही में स्क्रीनिंग की गई है। यहाँ पर 17 लोग विदेश से आए, आइसोलेशन में रखा गया है। 5372 लोगों की अब तक स्क्रीनिंग की गई है। 1421 देश के अन्य राज्यों एवं जिलों से यात्रा कर लौटे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। 1819 ओपीडी में फ्लू के मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। 2769 लोगों को की चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग की गई है। प्रतिबंध के बाद भी खेतों में नरवाई जला रहे हैं किसान, काफ़ी नुकसान इससे होता है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर प्रतिबंध लगा रखा है, तो नरवाई न जलाए जाए, यह मैं भी आपसे निवेदन करूंगा। भाजपाइयों ने 75 परिवारों को राशन बांटा। उदनखेड़ी में खांसी जुकाम से पीड़ित परिवारों की जानकारी जुटाई और संदेश दिया। वार्ड में सारंगपुर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। युवक की मौत श्वास लेने में तकलीफ के बाद भेजा गया था अस्पताल। संडावता से खबर है। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद रविवार को 108 एम्बुलेंस से शाजापुर व वहां से इंदौर भेजे गए नगर के एक युवक की इंदौर में मौत हो गई। सांस लेने में तकलीफ आने पर भगवान सिंह पिता कन्हैयालाल को शाजापुर ले जाया गया था, जहां से उसे इंदौर एमआई अस्पताल भेजा गया। उसने इंदौर में दम तोड़ दिया। युवक का अंतिम संस्कार भी इंदौर में ही किया गया। युवक कुछ दिन से बीमार था, उसका इलाज
जिला अस्पताल राजगढ़ में किया गया। पिछले दिनों राजगढ़ अस्पताल से छुट्टी के बाद संडौता आ गया था। युवक की मौत की जानकारी मृतक के भाई मनोहर कुशवाहा ने समाजजन को दी। एक और जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कस्बे में स्वास्थ्य सर्वे किया व ग्राम पंचायत ने कस्बे में सैनिटाइजर का छिड़काव किया, वहीं युवक की मौत कई सवाल छोड़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 घंटे के इंतजार के बाद एम्बुलेंस आई थी। पौष्टिक आहार घर घर जाकर वितरित किया जा रहा है। सारंगपुर में जर्जर सड़क से होकर मुश्किल से फसल बेचने जा रहे किसान। सारंगपुर से खबर है। प्राथमिक कृषि शाखा सेवा दामंदा के स्थान पर 10 किलोमीटर दूर खुजनेर में की जा रही है गेहूं की खरीदी। ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी खबरें। देश दुनिया की बड़ी खबरें भी हमने देखी। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए तो दोस्तों मेहनत तो काफ़ी लगती है, आपको पता है। लगातार 1 घंटे बोलना भी काफ़ी मेहनत का काम है और उनमें से अच्छी खबरें आपके लिए छांटना, क्योंकि अखबार को पढ़ने में 3 घंटे से कम का समय नहीं लगता है। वैसे में 1 घंटे में मैं आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अन्य दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि मेरा यह मेहनत सफल हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारियाँ पहुँचेगी, खबरें पहुँचेगी, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। मुझे भी लगेगा कि हाँ लोगों को फ़ायदा हुआ है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करना एकदम मुफ्त है। यहाँ पर आपको डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।